लखनऊ बीजेपी कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर हुई विस्तार से बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, जल्द पार्टी प्रत्याशियों के नाम होंगे घोषित। लखनऊ के 11 अस्पतालों में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। केजीएमयू, लोक बंधु लोहिया, बलरामपुर हॉस्पिटल समेत कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मॉक ड्रिल में लिया हिस्सा। निकाय की तैयारियों को परखने के लिए जमीन पर उतरे डीएम और एसपी। मतदान केंद्रों का लिया जायजा, तैयारियों को पूरा करने के दिए दिशा निर्देश। अतीक को साबरमती जेल से लाया जा रहा प्रयागराज। खौफ में अतीक बाहर आते ही बोला, ये मुझे चाहते हैं मारना। चौबीस से पहले तैयारियों में जुटी उत्तराखंड भाजपा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई सांसदों की बैठक। नगर निकाय और लोकसभा चुनावों को जीतने पर होगा विस्तार से मंथन। नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले उत्तराखंड का रुख करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। अब समझिए कि जिन हालातों में प्रदेश कांग्रेस करण माहरा के हाथों में आई थी, वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा समय में भी कांग्रेस चुनौतियों से जूझ रही है और चुनौतियां बहुत सारी हैं। सामंजस्य की चुनौती है, प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की चुनौती है, ग्राउंड पर कांग्रेस को स्थापित करने की चुनौती है। और इन तमाम चुनौतियों का जवाब देने के लिए, चुनौतियों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लाइव जुड़े हुए हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत मैं ये करूंगी कि जिस दौरान आपको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया माहरा साहब, उस दौरान के जो हालात थे वो किसी से छिपे नहीं हुए हैं। आप उस दौर की कांग्रेस को और आज की कांग्रेस को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाते हैं और कहां पाते हैं? देखिए, जब मुझे चार्ज मिला था तब कांग्रेस लगातार दूसरा विधानसभा का चुनाव हारी थी और इस समय की माहौल था, सभी लोगों को लग रहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी थे वो नाराज थे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, पुराने जो रिटायर्ड लोग हैं वो गोल्डन कार्ड को लेकर नाराज थे, पुलिस 4600 पे ग्रेड को लेकर नाराज थी, पब्लिक NH 74 से लेके जिला विकास प्राधिकरण को लेकर नाराज थे, कोरोना में भी बदइंतजामी को लेकर लोगों में नाराजगी थी, बेरोजगारी को लेकर नाराजगी थी। लेकिन हम इन सब चीजों के बावजूद जब नहीं जीत पाए, सरकार नहीं बना पाए, तो उससे कार्यकर्ताओं में एक बहुत भारी निराशा थी। और मेरे लिए पहला चैलेंज था कि मैं कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर सकूं, उनको मोटिवेट कर सकूं। और आज मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जितने भी महत्वपूर्ण इश्यूज, चाहे स्टेट के हों चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, उन सभी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया। हम सरकार को कई मामलों में झुकाने में कामयाब रहे, एक्सपोज करने में कामयाब रहे। और आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे फ्रंटल प्रपोज, चाहे वो महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, NSUI, करण माहरा साहब आपने जिक्र किया है, जिला अध्यक्ष का जिक्र किया है, मैं काम करते हुए मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिला अध्यक्षों की जिस दौरान नियुक्तियां हुई, उसके बाद बहुत सारा विवाद खड़ा हुआ है। तिलकराज बेहड़ की बयानबाजी भी किसी से छिपी नहीं हुई है। प्रीतम सिंह ने जिस तरीके का बयान दिया है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। फिर इसके बाद आप फ्रंट लाइन में आए। क्या अब करण माहरा को ये लगने लग गया है कि जो वरिष्ठ हैं और कनिष्ठ हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य की कड़ी के लिए फ्रंट लाइन पर आपको आना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा?
नहीं, मैं निश्चित ही आना पड़ेगा। मैं आज ही तिलकराज बेहड़ जी से अभी मिल के आया हूँ, आधे घंटे मुश्किल पहले मेरी बातचीत हुई है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात भी है। मिस कम्युनिकेशन की वजह से कई गलतफहमियां होती हैं। और जहां तक अन्य नेताओं का सवाल है, मैं यही मानता हूं कि एक अच्छे कोच के रूप में मैं उनको देखता हूं। जब मुश्किलें खड़ी होती हैं और रास्ते में दिक्कतें होती हैं तो आदमी ज्यादा मेहनत करता है। अगर मुझे भी सामान्य परिस्थितियां मिली होती तो शायद मैं इतने दौरे नहीं करता। आज मैं खुश हूँ। रुद्रप्रयाग से लेके गढ़वाल का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसमें करण मेहरा ने 2 या 3 बार मीटिंगें ना कर ली हुई नहीं। मैं चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का मैटर हो, चाहे भर्ती घोटालों के मामले हो, चाहे वो जोशीमठ जो 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के आस्था का केंद्र है उसके लिए लड़ाई लड़ने का मामला हो, चाहे ईडी सीबीआई के द्वारा लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है उनके खिलाफ लड़ने का मामला हो, ये सारे मुद्दों में कांग्रेस बहुत ताकत से लड़ी है। और मुझे खुशी है कि मेरे सहयोगी बहुत साथ अच्छे से दे रहे हैं। और अब लोगों का ध्यान केवल इस बात पे है कि हम कैसे लड़ाई लड़ें, हम लोकतंत्र की रक्षा कैसे करें, गंगा जमनी तहजीब कैसे बचा के रखें और कांग्रेस के मूल्यों को कैसे हम संभाल के रखें। अब हमने ये तय किया है कि हम किसी भी कंट्रोवर्सी में न पड़ते हुए केवल काम करेंगे। कंट्रोवर्सी का जिक्र आप कर रहे हैं महाराज साहब, लेकिन जो तस्वीरें मैं तमाम दर्शकों के सामने इस समय लाइव टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रही हूं, उन तस्वीरों में आपके जो कार्यकर्ता हैं बहुत खुले हृदय से, बहुत ही प्रसन्नता के साथ, खुशी से आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक भी बड़ा चेहरा नहीं है। फिर चाहे मैं वो हरीश रावत जी की बात कर लूं, प्रीतम सिंह जी की बात करूं, गणेश गोंदियाल जी की बात करूं, वो खुलकर आपका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उनके बयान आपको मुश्किलों में डाल देते हैं, क्योंकि जवाबदार तो आप ही हैं। गोंदियाल जी ने कोई भी अपशब्द अभी तक नहीं कहा है। किसी ने भी नहीं कहा है महाराज साहब, किसी ने भी नहीं कहा है अपशब्द, और सब खुले तौर पर कोई भी आपका विरोध नहीं करता, लेकिन उनके जो बयान है वो पार्टी को और आपको मुश्किलों में डाल देते हैं क्या? कल मुझे कम टाइम था, मैं केवल आधे घंटे के लिए पीसीसी में जा सका क्योंकि मेरा कहीं प्रोग्राम लगा हुआ था। हरीश रावत जी कुमाऊं के दौरे पे थे। जो प्रीतम सिंह जी के यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, वो चक्राता थे। गोंदियाल जी आउट ऑफ स्टेशन है, तो ये कैसे कह सकते हैं। 17 तारीख को आपको सभी अच्छे चेहरे वहां प्रदेश कार्यालय में दिखाई देंगे, क्योंकि 17 तारीख को मैंने चार्ज लिया था। तो ऑफिशियली जो प्रोग्राम होना है वो 17 तारीख को होना है, उसमें सभी अच्छे चेहरे दिखाई देंगे। और जो बयानों की बात है, ये बात है, मैं 1 साल तक बहुत सब्र के साथ इंतजार करते रहा हूँ, कोशिश करी है सब चीजें ठीक हो। और हाईकमान अब इसमें निश्चित ही कोई बड़ा निर्णय आज या कल में लेने वाला है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था मैं उस काम को काफी हद तक करने में कामयाब रहा हूँ। और हाईकमान का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने वादा किया है कि वो 1-2 दिन में इन सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए कोई कदम उठाएंगे। संज्ञान एक और चीज का लिया जाना है, प्रदेश कार्यकारिणी का भी लिया जाना है महाराज साहब, जिसकी लिस्ट आपने 2 महीने पहले ही सौंप दी है। देखिए, हर चीज का एक टाइम होता है, ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, इट इज नॉट ए ऑफिस, सरकारी दफ्तर नहीं है। और याद होगा जिस समय प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष बने थे, 3 साल में कार्यकारिणी आई थी। और राजनीतिक निर्णय सही समय पे लिए जाते हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा नवसंकल्प शिविर हुआ था उदयपुर में, उसमें कुछ चेंजेस आए थे। और उसके बाद फिर जो अभी छत्तीसगढ़ में जो हमारी 85वां अधिवेशन हुआ, उसमें भी कुछ नियम बदले गए हैं। उस वजह से भी थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि उसमें करेक्शन होने हैं। 50% आरक्षण है 50 साल से नीचे के लोगों को, उसमें महिलाओं को भी लेना है, ओबीसी को भी लेना है, एससी को भी लेना है। तो एक कैटेगरी स्पेशल बनाई गई है और पार्टी ये चाहती है कि फ्रेश एयर संगठन में आए और कुछ नए चेहरे भी दिखें। सेकेंड लाइन की लीडरशिप को तैयार करने की भी एक जिम्मेदारी मुझे दी गई है, क्योंकि हम यूपी से सबक ले सकते हैं। और इसीलिए जो दूसरी पंक्ति के नेताओं को हमने तैयार करना है, वो भी भूमिका इसमें निभानी है। इसलिए इन चीजों को, ये टेक्निकल चीजें, इनमें समय लगता है। और जो आपने कहा, मैं 2-2.5 महीने पहले अपनी सूची आदरणीय प्रभारी जी को दे चुका हूं, लेकिन अब उसमें संशोधन करने के लिए मुझसे कहा गया है कि ये चीजों का भी, इस क्राइटेरिया का भी इसमें पालन किया जाए। तो अभी 10-12 दिन मुझे और लगेंगे
उसको दोबारा सही से रिइंस्टेट करके देवेंद्र जी पर भी मैं करण मारा साहब आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी कि जिस दौरान देखिए मजार की कंट्रोवर्सी चल रही है, लैंड जिहाद की कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें करण मारा हो या कांग्रेस, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने कहा कि हम विवादित डिबेट्स में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे, हम सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। और आपने ये बयान भी दिया कि मजार को लेकर के गवर्नमेंट एक नैरेटिव सेट करना चाहती है। वो नैरेटिव क्या है? देखिए, ये सब जानते हैं कि बीजेपी ने काम कुछ नहीं किया। अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी को बचाने के लिए जिस तरीके से सरकार ने काम किया, जिस तरीके से एस राजू ने आरोप लगाया सरकार पे कि सफेद पोस्ट नेता मुझे काम नहीं करने दे रहे, जांच नहीं करने दे रहे, मैं इस्तीफा देता हूं। इस प्रदेश में भू माफिया और खनन माफिया का कब्जा हो गया है। उस प्रदेश में कांग्रेस से लड़ने के लिए बीजेपी के पास और कोई चीज है नहीं। वो माँ बाप को ये भुला दे रही कि उसके पढ़े लिखे बच्चे घर में बेरोजगार हैं। लोगों का ध्यान इस बात से हटा दे रहे कि महंगाई चरम पे चली गई है। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि क्राइम की जो रिपोर्ट आई है 2021 की, उसमें साफ दर्शाया गया कि इस हमारे देवभूमि में हर 24 घंटे में एक लड़की का बलात्कार हो रहा है। उसके बावजूद भी क्योंकि उनको अपने आप को बचाना है, वो चाहते हैं कि वो जो एक जहर देना चाहते हैं लोगों की नसों में, जिस चीज को हमारे नीति निर्धारकों ने, हमारे शिक्षकों ने वर्षों लगा दिए लोगों के मन से इस बात भेदभाव को निकालने की। वो कहते थे हम सब जब बच्चे थे स्कूल में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। और ये देश संविधान से चलता है, बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। संविधान में सभी जाति धर्मों को एक अधिकार दिया गया है। अगर अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण किसी ने भी किया है, चाहे किसी बाहुबली ने किया है, चाहे किसी पुजारी ने किया है, चाहे करण मेहरा ने किया है, चाहे किसी मुल्ला ने किया है, मौलवी ने किया है, वो सब एक कैटेगरी में आने चाहिए। अतिक्रमण है। लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि हमारे सबके धर्मों में एक व्यवस्था थी वानप्रस्थ आश्रम की। हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत जंगलों में तपस्या करने गए, वहीं उन्होंने तप किया और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनके मठ मंदिर वहां बनाए। हमने ये कहा कि जो पौराणिक हैं, जिनको 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उनके लिए अलग नीति बननी चाहिए। आपने अपना बयान दिया महाराज साहब, आपने अपना बयान दिया, लेकिन इस बयान के बाद क्या करण मारा और कांग्रेस दोनों को ये नहीं लगता कि वो एक जो नैरेटिव सेट कर देना चाहते हैं जिसमें उन्हें बेनिफिट भी नजर आता है? अगर आप कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट हो रहा है, तो नैरेटिव वो सेट कर देना चाहते हैं जिसमें उन्हें बेनिफिट भी नजर आ रहा है। तो अगर उनका बेनिफिट है तो क्या कांग्रेस को लॉस नहीं होगा? देखिए, कांग्रेस को लॉस होगा। कांग्रेस इसीलिए इस तरीके के कंट्रोवर्शियल चीजों में नहीं जाएगी। हम ये कह रहे हैं, हम संविधान को मानने वाली पार्टी है, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, और हम हर जाति धर्म को, जो इस देश के नागरिक है, उनको हम नागरिक के हैसियत से पहले देखना चाहते हैं। वो भारत के नागरिक हैं, हम उस हैसियत से देखना चाहते हैं। हम बीजेपी की गंदी चाल में नहीं फंसना चाहते। हम लोगों को अवेयर करने के कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे जो जिस तरीके से हमारे टीचर्स ने, चाहे वो स्किट होते थे स्कूल में, चाहे वो हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई के नारे को हम बुलंद कर रहे हैं। हम संविधान के महत्व को लोगों को समझा रहे हैं। और आजकल जो आज की चिट्ठी के नाम से हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, और दूसरा कार्यक्रम आपके घर चाय का कार्यक्रम हमने शुरू किया है। उसमें हम आस पड़ोस की जितनी गृहिणियां हैं, उनको, स्टूडेंट्स को, रिटायर्ड लोगों के साथ बैठ के हमारे नेतागण चर्चा आजकल कर रहे हैं। और आप देखिए 30 दिन के अंदर हमारी करीब 2,500 से ज्यादा ऐसी नुक्कड़ मीटिंग है या चाय पर चर्चा हो जाएगी। और जो असली मुद्दे हैं, इनको हम जनता की चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। हम असली मुद्दों को आप जनता के बीच में लेकर जाना चाहते हैं, विषय भी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं एक चीज और समझना चाहूंगी महाराज साहब। देखिए, आप विषय बनाना चाहते हैं, आप मुद्दों को जनता के बीच उजागर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे कांग्रेस के अंदर हैं। अभी प्रीतम सिंह का रिसेंटली बयान सामने आया, उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया देवेंद्र यादव जी का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन्हें राजनीति का काखा गागा भी नहीं आता है, उनको आपने प्रदेश प्रभारी की कमान सौंप दी। वो राजधानी में बैठ करके वहां से सिर्फ फैसला सुनाते हैं। तो आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे दोनों के बीच में? क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं हुआ है कि देवेंद्र यादव के आप करीबी हैं, आप उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे किनारा नहीं करते हैं, लेकिन प्रीतम सिंह, हरीश रावत और भी तमाम लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाना क्या मुश्किल हो रहा है? नहीं, मैं सबसे टच पे हूँ, लेकिन जो बयान आया वो निश्चित ही बड़ा दुख देने वाला है। क्योंकि मैं खुद 4 चुनाव लड़ चुका हूँ विधायक के,
और इतना बढ़िया प्रबंधन जो देवेंद्र यादव जी का था, उतना बढ़िया प्रबंधन मैंने कभी नहीं देखा। हमारे टाइम से बूथ कमिटीज बन गई थी, बीएलओज बन गए थे और घर घर जाके हम लोग काम कर रहे थे। दुर्भाग्य है कि हम 11 से केवल 19 हो सके, और वो 19 होने का कारण बड़े नेताओं के बयान थे, ये सबको पता है। हर प्रेस, मीडिया, सरकारी तंत्र, यहाँ तक कि एक आम आदमी भी कह रहा था इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, और मैंने कारण बताया आपको कि कितनी चीजें हमारे पक्ष में थी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज प्रीतम सिंह जी के बयान को लोग महत्व दे रहे हैं। इलेक्शन से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले प्रीतम सिंह जी का एक बयान इन्हीं प्रभारी जी के पक्ष में आया था कि बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, बेहतरीन प्रबंधन कर रहे हैं। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि वही जो प्रभारी हैं वो खराब हो गए। और प्रभारी की नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं होती, प्रभारी को नियुक्त हाईकमान ने किया है, और हाईकमान के निर्देश पर वो यहाँ कार्यक्रम करे, उनने यहाँ चुनाव नहीं लड़ना। दूसरी बात, मैं लगातार 11 महीने, 12वां महीना मेरा खत्म हुआ है, मैं लगातार उनके दिशा निर्देशन पे काम कर रहा हूँ। करण मेहरा ने पूरे गढ़वाल के दौरे के, चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 12 दिन की यात्रा की, चाहे मैं केदार बाबा की यात्रा करके आया, चाहे मैंने कुमाऊं मंडल की हमने यात्राएं की, ये सारी की सारी देवेंद्र यादव जी की प्लानिंग, और जिस तरीके से वो बताते हैं कि इस रूट में आपको चलना, हम वो करते हैं। पहली बार हो रहा है कि चुनाव के अलावा कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है हमारे यहाँ, इस समय वॉर रूम बना हुआ है, और लगातार पहली बार हमारे अध्यक्षगण कहते हैं कि हर तीसरे दिन जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों से फोन पे वार्ता हमारे कार्यालय से हो रही है। उनके प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग्स, उनके वीडियोस, उनके फोटोज मंगाए जा रहे हैं, उनकी प्रेस की कवरिंग मंगाई जा रही है। आप इतनी सारी बातें, मारा साहब, आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं कि देवेंद्र जी की गाइडलाइन पर, उनके बताए हुए रोड मैप पर आप काम कर रहे हैं, और उसका नतीजा भी नजर आ रहा है ग्राउंड पर, आपको हीट महसूस हो रही है। मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या करण मारा इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या बीइंग एन प्रदेश अध्यक्ष आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो आपके कार्यकर्ताओं ने बीच में चुनावों के दौरान कहना शुरू किया था कि कुछ वरिष्ठों की वजह से हम चुनाव हारे हैं, कुछ वरिष्ठों ने यहाँ पर चुनाव जिताने की बजाय दो धड़ों में बांट देने का काम किया है? बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने जब ये मांग हुई कि इसके नाम पे चुनाव, उसके नाम पे चुनाव, ये वही प्रभारी थे जिन्होंने कहा हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाए, उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। और जिन लोगों ने बयान दिए वो कुछ नेताओं के साथ रहने वाले लोग हैं। आम कार्यकर्ता से बात करिए, जिलाध्यक्षों से बात करिए, जो वरिष्ठ जन है उनसे बात करिए, और मैक्सिमम लोग किसके पक्ष में खड़े होते हैं, इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। और दूसरा मैं कह रहा हूँ ना कि खुद प्रीतम सिंह जी ने चुनाव से पहले उनकी तारीफ की है, उसके वीडियोज अगर आप कहेंगे मैं शेयर भी करूंगा, लेकिन मैं इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता, क्योंकि आज ही हाईकमान से यह फैसला हुआ है कि जितने भी कंट्रोवर्सीज हैं उनको चेक करने के लिए मेरे अनुरोध पर उन्होंने कमेटी गठन करने का आज वादा किया है, और वो जल्द ही उसमें कुछ निर्णय इन सारी घटनाओं पर लेने वाले हैं। ठीक है माया साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, और कांग्रेस के भविष्य से संबंधित होगा। क्या एक्चुअली दो सवाल होंगे, क्योंकि सवाल जहन में आते आते दो सवाल आ गए, तो दो सवाल मेरे होंगे। पहला सवाल, क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस असहज महसूस करती है? बिल्कुल नहीं करती। हमने तो जो चुनाव से पहले कहा था वो साबित हो गया। उनके मुख्यमंत्री के चेहरे बीजेपी में चले गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में चले गए, उनके मैक्सिमम जितने लोग इनके बड़े चेहरे तो सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और मैंने ये कहा था कि जहां जहां कांग्रेस सीधी टक्कर में बीजेपी से है, वहां आम आदमी पार्टी को आगे करके उनसे वोट कटवाए जाते हैं, और वो साबित हो गया। जिस दिन इनके कर्नल कोटियाल बीजेपी में गए, जिस दिन बाली साहब बीजेपी में गए, ये साबित हो गया कि वो बीजेपी की बी टीम थी। और जिन स्टेट्स को बीजेपी सीधे कांग्रेस से टक्कर में नहीं है, जहां उनको लगता है हम कमजोर है, वो अपना पूरा कैडर, अपनी पूरी ताकत को आम आदमी पार्टी को देती है। वो पंजाब में देखा, एक ही एजेंडा है। पंजाब में जाते ही सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की फोटो हटाई। ये हम सब ने देखा जी। और दोनों का एजेंडा एक दिखाई देता है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि जब सत्ता में वो भी आने लगे हैं, ताकत में आने लगे हैं, अब बीजेपी जरूर उनसे असहज हो रही है, और बीजेपी को लगता है कि उनके कैडर को ना खा लें। नहीं तो दोनों दोषी हैं। दोनों ने कहा था हम लोकपाल लाना चाहते हैं, लोकपाल। लेकिन मारा साहब, बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का जी मैडम प्लीज ये बात कंप्लीट होनी जी। अन्ना आंदोलन में हम सब लोग सक्रिय थे, आप भी सक्रिय थे, मैं भी सक्रिय था। हमको लगता था कि लोकपाल होना चाहिए, वेयर इज लोकपाल। और उसी आंदोलन से आधे लोग बीजेपी में
केंद्रीय मंत्री बन गए, कोई गवर्नर बन गया और आधे लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए। नोबडी इज आस्किंग अबाउट वेयर इज दिस लोकपाल, कहां चले गया लोकपाल, वो आंदोलन कहां चले गया? ठीक है, वो सारा षड्यंत्र एक गुट विशेष का उस अपने षड्यंत्र में कामयाब रहे, लेकिन भारत की जनता जागेगी, जागरूक लोग हैं, आने वाले समय में जिस दिन लोग समझ जाएंगे उस दिन ये सारा का सारा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा नैरेटिव चेंज हो जाएगा, ये करण मारा कह रहे हैं। अब मैं कांग्रेस के भविष्य पर, उत्तराखंड में कांग्रेस के भविष्य पर आपसे बातचीत करूंगी मारा साहब, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप देखिए मौजूदा समय में अंकिता भंडारी किसी से छुपा नहीं हुआ, और मैं बहुत ज्यादा वोकल होकर के अंकिता भंडारी, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ वो मुद्दा है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उस बेटी को न्याय, उत्तराखंड की बेटी है, न्याय मिलना चाहिए। अंकिता भंडारी हो गई, बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज जिस दिनों से पिछले दिनों जिस तरीके से हुआ, उसमें भी कांग्रेस की बहुत सारी भूमिकाएं निकल करके सामने आई, बहुत आरोप लगे, प्रत्यारोप लगा, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है? और मैं अगले 2024 चुनावों की अगर बात करूं, आगामी निगम चुनावों की बात करूं, तो उसमें कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? हम निश्चित ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और आप देखिए कैंट के चुनाव मेरे वो किए गए, पीछे करेंगे जी, और वो इसके ये डर था भारतीय जनता पार्टी को कि कैंट के चुनाव नहीं जीते, और मुझे पूरा यकीन है कि ये नगर पालिकाओं के चुनाव को भी एमपी चुनाव के बाद लेके जाएंगे, क्योंकि इनकी हालत ठीक नहीं है। अंकिता भंडारी केस को जिस तरीके से मिसहैंडल किया गया, आपको लगता नहीं कि डोजर जल्दीबाजी में धाकड़ बनने के चक्कर में चलाया, वहां आग लगा दी गई, किसको बचाया गया? और पूरे उसमें आप घटनाक्रम में देखिए, चाहे अंकिता भंडारी केस में उसके जो आखिरी जो मैसेजेस हैं, लिख रही है बेटी कि मेरे से जो है एक्स्ट्रा सर्विसेज वीआईपी को देने के बाद, सरकारी कर्मचारी अधिकारी ये कहते हैं कि साहब वीआईपी हाईएस्ट पेड जो कस्टमर है उसको हम वीआईपी कह रहे हैं, क्या संभव है ये? और इसको हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी जनता जानती है, बोलते कानून बना दिया। अरे निर्भया कांड में तो इतना बड़ा कानून बना था, उसके बाद भी प्रत्येक 24 घंटे में एक लड़की का बलात्कार इस देवभूमि में हो रहा है। ये इनकी रिपोर्ट कह रही, कांग्रेस की नहीं कह रही, 2021 की रिपोर्ट है कि उस कानून का, और कानून बनाना किसी चीज की रेमेडी नहीं है। बच्चों के संग जो हुआ है, SSSC में आईएएस अधिकारी आरोप लगा रहा है कि वीआईपी सफेद पोस्ट नेता मुझे जांच नहीं करने देते। कौन है वो हाकम सिंह का संरक्षक? कौन है बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जो मंगलौर हरिद्वार के रहने वाले हैं, उनका संरक्षक, उनके बड़े भाई का संरक्षक, इनका सचिव चौहान वो पकड़ा गया। पहली बार 2 गोपन के अधिकारी पकड़े गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। पटवारी पेपर लीक हो गया, जेईई की परीक्षाएं निरस्त, फिर ऐसी था, कई बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे। इससे बड़ा और क्या होगा कि लोगों को इनकी परीक्षा की प्रणाली पे भरोसा नहीं रह गया, भरोसा खो दिया है सरकार ने। और एक चीज मेरे आज तक बहन समझ में नहीं आई कि आखिर चाहे वो अंकिता भंडारी मर्डर केस के अपराधी हो, चाहे वो इनके हाकम सिंह हो, भर्ती घोटाले में इनके मंडल अध्यक्ष पकड़े गए हो, हर कांड के पीछे आखिर बीजेपी का ही कार्यकर्ता क्यों? और क्यों सरकार झूठ बोलती है? इन्हीं का अधिकारी कहता है कि अंकिता भंडारी केस में हमको फॉरेंसिक जांच करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई डोजर से आग लगने से फर्क नहीं पड़ा। ये पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया से डालते हैं और कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि साहब आग लग गई थी, डोजर चल गया, इसलिए हम खुद फॉरेंसिक जांच के लिए तथ्य नहीं जुटा पाए। तो ये किसको बचा रहे हैं? ठीक है, अंकिता भंडारी के दौरान जिस तरह के बयान आए वो अपने आप में चिंताजनक भी थे और गंभीर भी थे। फिर चाहे वो गवर्नमेंट के स्टैंड की मैं बात कर लूं या प्रशासन के स्टैंड की बात कर लूं, लेकिन कांग्रेस की वो भूमिका हर मुद्दे में नजर नहीं आती है मारा साहब। जब मैं ग्राउंड देखती हूं तो ग्राउंड पे सिर्फ और सिर्फ करण मारा संघर्ष करते हुए, जूझते हुए नजर आते हैं, या फिर हरीश रावत अनशन पर बैठे हुए नजर आते हैं। बाकी नेता कहां हैं? आप कैसे एकजुट करेंगे 2024 के लिए? नहीं मैडम, लगातार 2.5-3 महीने आंदोलन चला रहे, जिसको लीड कर रहे थे हमारे लोग, और उसके अलावा मैंने 7 या 8 दिन लगातार गिरफ्तारियां हैं। और मैं आपको बताऊं, इसमें जो सबसे बड़ी दुखद पहलू है, वो ऐसी पार्टी की सरकार इस समय है जिसकी पूरी महिला विंग पूरे अंकिता मर्डर केस के आंदोलन में गायब रही। किसी ने उसके न्याय को अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, रोजगार मिलेंगे, वो बहनें कहां गई? और ये कितनी खतरनाक पार्टी है जिसने उनके अंदर की ममता, उनके अंदर की उस स्त्री को भी मार दिया जो संवेदनशील थी। मेरे को उम्मीद थी कि बीजेपी की महिला मोर्चे के लोग भी इसमें आएंगे। निर्भया में सब कैंडल लगा रहे थे, अपनी डीपी को ब्लैक कर रहे थे और निर्भया को न्याय मिलना चाहिए कह रहे थे, क्योंकि उस समय चुनाव था। लेकिन आज कोई चुनाव नहीं था तो अंकिता के लिए कोई सामने नहीं आया।
मैं भारतीय जनता पार्टी की केवल एक महिला जो ऋषिकेश की सामने आई थी उसको धन्यवाद देता हूं, और उस महिला को भी इनके संगठन ने आज अति उत्साहित हो गए, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा मैंडेट दिया है जनता ने कि उनको उसको हटाने में भी चिंता नहीं हुई। इन्होंने उस महिला को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया जिसने ये कहा कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। इस बारे में कोई प्रेस रिपोर्टर, कोई न्यूज़पेपर नहीं छापता। ये मेरे लिए दुख का कारण है। मुझे उन बहनों को देख के जो एक भावना के साथ बीजेपी के साथ जुड़ी होंगी, किसी चाहे वो बच्चों के रोजगार को लेके, स्मार्ट सिटीज को लेके, करण मारा इस भावना को ग्राउंड पर हिट में तब्दील करने में कामयाब होंगे 2024 में? बहुत बहुत छोटे में इसको सम अप कीजिएगा जी। मेरे लिए दुर्भाग्य कहूंगा मैडम कि मुझे जीत के लिए इन चीजों का अगर सहारा लेना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां काम करने में जाने में डरे ना, कोई माँ बाप अपने बच्चों को जॉब में जाने से भेजने से डरे ना। हमको ये माहौल क्रिएट करना है, और निश्चित तौर पर मैं एक एक गांव, एक एक घर में जागरूकता लाने का काम करूंगा। मेरा कार्यकर्ता रात दिन छूटा पड़ा है, रोज कार्यक्रम हो रहे, रोज प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जा रहा। आज का दिन हमारा अंकिता को ही समर्पित है। सौभाग्य से आपने वही प्रश्न पूछा। आज की चिट्ठी जो है वह अंकिता को न्याय की चिट्ठी हम प्रधानमंत्री को लिख रहे। एक दिन भी मन की बात में अंकिता की बात नहीं की। केदारनाथ आए, बद्रीनाथ आए, एक दिन अंकिता को न्याय की बात नहीं कही। आखिर क्यों नहीं? आप दुनिया भर की बातें करते हो, मेरी बेटी के जो गढ़वाल की बेटी थी उसके मामले में प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। राहुल गांधी ने केरल में याद रखा, एक दिन पूरा समर्पित किया अंकिता भंडारी मर्डर केस को, फ्लेक्सीज लेके बैठे। हम लोगों को उन्होंने कहा कि आप जाओ। जोशीमठ की घटना घटी, राहुल गांधी जी ने हमारी टीम भेजी दिल्ली से, जो जोशीमठ भी गई, और जो कर्णप्रयाग के बहुगुड़ा जो नगर टूटा उसको भी हम लोगों ने देखा उस टीम के साथ, और उसमें रिपोर्ट्स गई, जूलॉजिस्टों के साथ उसमें बैठक ली गई। हमारा सब देखिए समय थोड़ा सा कम है। मैं अनंत शुभकामनाएं आपको आपके कार्यकाल पूरा होने पर दूंगी, और कांग्रेस के भविष्य को देखते हुए दूंगी, क्योंकि अच्छा लगता है देख करके कि जब कोई युवा भावनात्मक व्यक्ति जो कि जनता के मुद्दों से कनेक्ट हो पाए वो ग्राउंड पर जूझता हुआ नजर आता है, तो अच्छा लगता है। आपको देखकर, आपको सुनकर अच्छा लगता है। और अब देखना होगा कि 24 में आपकी ये भावनाएं कितनी हीट पैदा करती हैं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया। तो करण मारा को सुन रहे थे आप। करण मारा हमारे साथ में जुड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उत्तराखंड के, लगातार काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, और अब तो फ्रंट से लोहा भी लेने लगे हैं, और डरते भी नहीं है कि वरिष्ठों ने कुछ बोला है तो मैं डर जाऊंगा। नहीं, अब वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच में समन्वय और पुल बनाने का काम कर रहे हैं, और साथ में केंद्र सरकार की जड़ों को भी हिलाने का काम कर रहे हैं। एक चिट्ठी के साथ एक चिट्ठी रोज उत्तराखंड कांग्रेस लिख रही है, अलग अलग जगहों से लिखी जा रही है। आज की चिट्ठी अंकिता को समर्पित थी, लेकिन ये चिट्ठी क्या कांग्रेस के अंतर कलहों को भी दूर कर पाएगी? ये अपने आप में कांग्रेस के लिए और करण मारा के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।